हेलो स्टूडेंट, आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत। आज का मेरा ये जो एपिसोड है ये बीए भाग द्वितीय से संबंधित जो द्वितीय प्रश्न पत्र है जिसमें हिंदी नाटक और एकांकी इनसे संबंधित जो रचना है वो हमारी लागू है। तो आज का हमारा ये एपिसोड आपके लिए है नाटक से संबंधित। देखिए, आज के इस एपिसोड के अंतर्गत मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत नाटक का उद्भव और विकास कैसे हुआ, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में हिंदी नाटक के उद्भव और विकास को समाहित किया हुआ है। तो हिंदी नाटक का किस प्रकार से हिंदी साहित्य के अंतर्गत शुरुआत होती है, इसके ऊपर हम इसको जो है याद रखेंगे। देखिए आप, अगर हम नाटक के संदर्भ में विचार करते हैं तो नाटक की जो परंपरा है वो हमारे को भारतीय साहित्य के अंतर्गत अत्यंत प्राचीन काल से ही देखने को मिलती है। हम देखते हैं कि संस्कृत साहित्य के अंतर्गत नाटक बहुत प्राचीन काल से देखने को मिलता है, लेकिन संस्कृत के अलावा भी जब हम बात करते हैं नाटक की तो देखिए मौखिक रूप से हमारे यहाँ नाटकों की जो परंपरा है वह बहुत प्राचीन काल से देखने को मिलती है। आपने देखा होगा कि प्राचीन हम साधारण भाषा के अंदर जानते हैं कि हमारे यहाँ रामलीला रासलीला का आयोजन होता रहा है। तो ये क्या है, रामलीला और रासलीला क्या है? ये नाटकों का एक रूप है। आप देखिए, हम संस्कृत साहित्य के बाद जब अपभ्रंश या उसके पहले जैन साहित्य की चर्चा करते हैं तो उसके अंदर हमारे को देखने को मिलता है रास साहित्य वहाँ पर्याप्त मात्रा में रचा गया है। अब रास शब्द के बारे में यद्यपि विभिन्न विद्वानों में मतभेद है कि किस तरीके से भाई रास क्या चीज़ है, क्या है, वो एक अलग चीज़ है। पर यहाँ हम इतना ध्यान रखें कि रास को अगर हम रस यानी कि नृत्य से संबंधित जोड़ करके उसको देखा जाता है। तो देखिए आप, जो रास थे उन रास में जैनों के जो जैन धर्म के जो आश्रम हुआ करते थे, उनके जो वनों के अंतर्गत जहाँ पर उनके मुनि आदि विश्राम किया करते थे, ऋषि मुनि रहा करते थे, तो वहाँ पर वो अपने विभिन्न प्रकार की जो धार्मिक भावनाएं थी, विभिन्न प्रकार के जो विचार थे, उनको रास के माध्यम से प्रकट किया करते थे। अब रास एक प्रकार से नृत्य कला के रूप में माना जाता है, यानी कि नृत्य के माध्यम से अपने विभिन्न प्रकार की भावभंगिमाओं को प्रकट किया करते थे और उन विभिन्न प्रकार की भाव भंगिमाओं के माध्यम से अपने भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने उपदेशों को प्रकट किया करते थे। तो बहुत सारे इस प्रकार के जो रास ग्रंथ हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो रास एक प्रकार से हमारे नृत्य संबंधी कलाओं के रूप में विकसित हो गया था। अब देखिए, रास नृत्य के रूप में होता था, तो नृत्य के रूप में होता था तो उसके दर्शक भी होते थे। और निश्चित रूप में हम देखिए, आप अगर नाटक शब्द के ऊपर विचार करते तो नाटक जिसको अपन काय से मानते हैं, नट धातु से जिसको माना जाता है, और नट धातु को नृत्य से संबंधित माना जाता है। तो देखिए, प्राचीन काल के अंतर्गत जब नाटक का हमें प्रारंभिक रूप देखने को मिलता है तो नृत्य संबंधी जो भावना थी वो उसमें सबसे महत्वपूर्ण रूप से हमें देखने को मिलती है। और जो नृत्य कला है वो नृत्य कला ही बाद में नाटक से संबंधित होते हुए काफ़ी मात्रा में विकसित हो गई। नृत्य कला जो कि भाव भंगिमाओं के माध्यम से क्या करती है, अपने विभिन्न प्रकार के शारीरिक जो चेष्टाएं होती है, विभिन्न प्रकार की शारीरिक जो भंगिमाएं होती हैं, उन शारीरिक भंगिमाओं के माध्यम से अपने भावों को, विचारों को व्यक्त करने का वो माध्यम बन गई थी। तो देखिए, कई लोगों का ये मानना है कि जो नृत्य के संदर्भ में हमारी परंपराएं चल रही थी उनको भी हमें एक प्रकार से नाटक के रूप में ही मानना चाहिए, और उन्हीं से नाटक का जो स्थायी रूप है वो हमें बाद में जाकर के विकसित होता देखने को प्रतीत होता है। खैर चलो, ये सारी चीज़ें समीक्षा की है। हमारा फिलहाल का जो विचार है, क्योंकि हिंदी साहित्य के अंतर्गत नाटक की जो शुरुआत है वो कैसी हुई, कब हुई। देखिए, मैंने आपको बताया कि भाई नाटक की परंपरा जैसे प्राचीन काल में नृत्य या किसी और रास संदर्भ में या किसी और में शुरू हुई, बाद में हम देखते हैं कि संस्कृत साहित्य के अंतर्गत नाटकों की परंपरा हमें पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलती है। बड़े बड़े नाटक संस्कृत साहित्य के अंतर्गत लिखे गए। संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के अंदर भी हमें नाटकों की परंपरा देखने को मिलती है। लेकिन बात जब हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम नाटकों की शुरुआत की करते हैं तो यहाँ इसके विषय में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में नाटकों का प्रारंभ प्राय हमें आधुनिक काल यानी कि भारतेंदु काल से देखने को मिलता है। देखिए, भारतेंदु जी को हम हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के जनक के रूप में मानते हैं। उसका कारण क्या है कि भारतेंदु जी ने साहित्य की जो सभी विधाएं थी उनके अंतर्गत एक अपना नया योगदान प्रतिपादित किया, एक नया रूप प्रदान किया, और उन्होंने एक नई विचारधारा से प्रतिपादित होकर के साहित्य की जो सभी रचनाएं वो उन्होंने रची। इसीलिए हम चाहे वो खड़ी बोली भाषा का क्षेत्र हो, चाहे वो कविता का क्षेत्र हो, चाहे वो नाटक का क्षेत्र हो या अन्य किसी भी प्रकार की और रचनाएं हो,
सभी क्षेत्रों में भारतेंदु जी का अपना जो योगदान रहा वो बहुत महत्वपूर्ण और अमूल्य रहा। इसीलिए भारतेंदु जी को हम क्या मानते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के जनक के रूप में मानते हैं। तो प्राय विद्वानों की ये मान्यता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में नाटकों की जो शुरुआत है वो भी आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु काल से प्राय मानी जाती है। हालांकि हम देखते हैं कि भारतेंदु काल के पहले जो रीति काल था, उस रीति काल में भी जो हिंदी भाषा थी अपनी, उस हिंदी भाषा के अंतर्गत कुछ नाटकों की रचना मानी जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि प्राणचंद चौहान का नाम आपने सुना होगा, तो प्राणचंद चौहान का रामायण महानाटक है जैसे उदाहरण के लिए। इसी प्रकार से हृदय राम नाम के एक रचनाकार हुए थे, उन्होंने हनुमान नाटक आदि की रचना की थी। पर हम देखें कि अगर हम इन रचनाओं को भौतिक रूप से देखते हैं, इनका अध्ययन यदि हम साहित्यिक दृष्टि से करते हैं, तो वास्तव में हम इनको नाटक की श्रेणी में नहीं मान सकते। ये एक प्रकार के पद्यात्मक प्रबंध हैं जो नाटकीय शैली में रचे गए, यानी इनके जो संवाद हैं, इनकी जो वार्ता है, इनकी जो प्रक्रिया है, वो सारी पद्यात्मक रूप में है। तो एक प्रकार से पद्यात्मक प्रबंध है। हाँ, ये जरूर हम मान सकते हैं कि इनको हम नाटकीय शैली के अंतर्गत मान सकते हैं। देखिए आप, ये जो नाटकीय शैली थी ये बाद में भी काफ़ी चलती रही है। जब हम आगे चल करके पढ़ेंगे तो भारतेंदु युग के जो नाटक रचे गए हैं वो एक अलग प्रक्रिया के तहत रचे गए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि द्विवेदी काल के अंतर्गत भी आगे जब आप देखेंगे तो उसके अंतर्गत हमारे को ये प्राप्त, ये जो परंपरा है यानी पद्यात्मक प्रबंध जो नाटकीय शैली में रचे गए, ये बाद में भी चलती रही थी। तो इनको हम, जैसा कि नाटक हम गद्य की परंपरा से के संदर्भ में जोड़ करके अगर नाटक को देखते हैं तो उस प्रकार के नाटक हम इनको नहीं मान सकते। अब सवाल यह है कि फिर हिंदी में इस प्रकार के नाटक कब और कैसे हुए। तो देखिए, भारतेंदु युग में ऐसा माना जाता है कि जो हिंदी का प्रथम नाटक नहुष को माना जाता है। जो भारतेंदु जी के पिता थे गिरधर दास जी, उनके माध्यम से जो ये रचा गया था या उनकी रचना के बारे में माना जाता है। इसके बारे में हालांकि विद्वानों में अलग अलग मतभेद है ना, किंतु जो है मतलब ज़्यादातर विद्वानों ने ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर नहुष को हिंदी का प्रथम नाटक माना है। और इस नहुष के जो लेखक थे वो भारतेंदु जी के जो पिता थे श्री गिरधर दास जी, उन्हीं को माना जाता है। हालांकि और भी कई रचनाओं के बारे में थोड़े थोड़े विचार देखने को मिलते हैं, पर ज़्यादातर विद्वानों का वर्तमान में आकलन यही है। तो हम देखते हैं कि गिरधर दास के नहुष नाटक के अंतर्गत हमें जो वर्तमान में जो नाटक चल रहे हैं उसके जो कुछ तत्व हैं, उन सब की स्थितियाँ हमें देखने को मिल जाती है। अब देखिए, नहुष नाटक की रचना हुई और नहुष नाटक के माध्यम से फिर हमें कुछ नाटककार इस समय देखने को मिलते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया कि हिंदी का ये जो प्रारंभिक नाटक काल था ये एक प्रकार से बहुत अत्यंत संक्षेप में था। और बाद में जैसे नहुष नाटक के रचना के बाद में हिंदी नाटकों के अंतर्गत हमें एक नए काल की शुरुआत देखने को मिलती है, नई परंपरा की शुरुआत देखने को मिलती है। तब से फिर नाटकों का विकास हमारा पूरा माना जाता है। तो देखिए, इस समय इस एपिसोड में केवल हमारा मकसद ये था कि हिंदी नाटक के प्रारंभ की स्थिति क्या थी, किस तरीके से हिंदी के अंदर नाटकों की शुरुआत होने लगी, तो वही चीज़ हमने इसमें देखने का प्रयास किया। आगे का हमारा जो एपिसोड होगा उसमें किस तरीके से नहुष नाटक के बाद हिंदी के नाटकों का विकास काल होता है और हिंदी के नाटकों के विकास काल को हम कितने कालखंडों में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं, वो जो सारी विश्लेषण है उसके अंतर्गत हम देखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। क्या हो गया यार? आप मशीन लगा के बैठा करो।